हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ब्लड ग्रुप जो है यानी मल्टीपल एलेलिज्म के केस को हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में देखा था कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप है उसमें जो 3 एलिल्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं एक जीन को, ठीक है ना। तो उस तरह से हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर 2 क्वेश्चंस भी दिए थे और ये क्लियरली बोला था कि इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज करके भी आंसर्स भेजे थे, वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट्स के आंसर सेकंड वाले, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के आंसर सेकंड वाला जो आंसर था वो गलत था, बट आगे हम लोग देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन डील करते हैं। क्वेश्चन था अ मेल विथ हेट्रोजाइगस ए ब्लड ग्रुप। तो बच्चों यहाँ ध्यान से हमें क्वेश्चन पढ़ना है। सबसे पहले तो देखिए, जो मेल है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, हेट्रोजाइगस ए है। तो हेट्रोजाइगस ए है विच मीन्स व्हाट, विच मीन्स जो जीनोटाइप होगा वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। हेट्रोजाइगस पेयर कहने का मतलब क्या होता है, अलग अलग। तो ए ब्लड ग्रुप है, तो ए ब्लड ग्रुप का 2 एलिल हम लोग देखे थे। एक था एक हम लोग इस तरह से होमोजाइगस पेयर लिखते हैं, ये वाला जो लिखते हैं आई ए और आई ए, ये होमोजाइगस ए ब्लड ग्रुप है। और हेट्रोजाइगस के लिए हम क्या लिखते हैं, आई ए और आई ओ, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, अ मेल विथ हेट्रोजाइगस ए ब्लड मैरीज अ फीमेल ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप। तो ए बी ब्लड ग्रुप के लिए तो हम एक जीनोटाइप लेते हैं विच इज आई ए और आई बी, इसमें तो सोचना ही नहीं है। बट अगर ए ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है तो ए ब्लड ग्रुप में अगर कुछ नहीं मेंशन्ड है तो वहां हम क्लियरली समझ जाएंगे कि वहां क्या होगा, ए होमोजाइगस ए ब्लड ग्रुप। बट अगर मेंशन्ड है हेट्रोजाइगस ए ब्लड ग्रुप तो हम क्या लिखेंगे, आई ए। इस पॉइंट को हम जरूर मेंशन करेंगे। क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अ मेल विथ हेट्रोजाइगस ए ब्लड ग्रुप, हेट्रोजाइगस ए ब्लड ग्रुप विच मीन्स आई ए आई ओ, ठीक है, एंड मैरीज अ फीमेल ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप। किससे शादी हो रही है उसकी, जो फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप है ए बी है, तो उसके लिए जीनोटाइप ये है। तो क्वेश्चन हमारा ये था कि व्हाट काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग आर एक्सपेक्टेड, तो किस तरह के ऑफस्प्रिंग हम एक्सपेक्ट करेंगे। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो देखा हमने जो मेल था उसका ब्लड ग्रुप क्या था, उसका ब्लड ग्रुप हमने लिया आई ए आई ओ, यानी जीनोटाइप जो है वो क्या है, हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप है, इसीलिए हम आई ए आई ओ लिख रहे हैं, यानी ब्लड ग्रुप ए है बट हेट्रोजाइगस जीनोटाइप है, ठीक है ना। अब इसका हम क्रॉसिंग करा रहे हैं, हमें क्रॉस किससे कराना है, जो फीमेल है वो उसका ब्लड ग्रुप क्या था, ए बी, तो हम यहाँ लिखेंगे आई ए आई बी, ठीक है। अब इनके बीच हमें क्रॉस कराना है। क्रॉस कराने का तरीका बच्चों हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर लिया हुआ है। तो यहाँ हम क्रॉस कराते हैं, आई ए को हमने क्रॉस कराया आई ए से, तो हमें क्या मिला, आई ए, यानी होमोजाइगस ए ब्लड ग्रुप मिला, ठीक है। फिर हमने आई ए को क्रॉस कराया आई बी से, तो हमें क्या मिला, आई ए आई बी, ये आपका क्या देता है, ए बी ब्लड ग्रुप देता है। उसी तरह हमने आई ओ को क्रॉस कराया आई ए से, यानी आई ओ आई ए, तो ये किसका जीनोटाइप था, ए ब्लड ग्रुप का बट हेट्रोजाइगस ए ब्लड ग्रुप। उसी तरह आई ओ को हमने क्रॉस कराया बी से, तो हमें क्या मिला, आई ओ आई बी, ठीक है। यानी कौन कौन से ब्लड ग्रुप हमें मिले हम वहां लिख देखते हैं। ये कौन सा ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, ये कौन सा ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। ये कौन सा ब्लड ग्रुप, अगेन ए ब्लड ग्रुप। उसी तरह इसकी बात करें, ये कौन सा ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप। तो बच्चों टोटल हमें कितने रिजल्ट मिले, 4 में से 2 हम देख रहे हैं क्या मिल रहा है हमें,
ए ब्लड ग्रुप। एक जो ब्लड ग्रुप है वो होमोजाइगस है, तो दूसरा क्या है, हेट्रोजाइगस। ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो 2 ए ब्लड ग्रुप वाले ऑफ स्प्रिंग मिलेंगे और एक ए बी और चौथा क्या मिलेगा आपको, बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ये आपके रिजल्ट होंगे ऑफ स्प्रिंग के, जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसका, ठीक है। समझ में आ गई बात, तो ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं, इफ 4 एलील रिप्रेजेंट 1 जीन, देन व्हाट will be the number of genotype and heterozygous gene pair। जीनोटाइप जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था, अगर 3 एलील रिप्रेजेंट कर रहे थे एक जीन को, यहाँ पे कितना बोल रहा है, 4 एलील। तो अगर हम एक बार रिकॉल करें तो 3 एलील रिप्रेजेंट कर रहे थे एक जीन को, तो नंबर ऑफ जीनोटाइप कितना था, नंबर ऑफ फिनोटाइप कितना था, ये सब कुछ हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। मैंने आपको बोला था उनके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आज हम आपको सिंपल एक फॉर्मूला बताएंगे, जिस फॉर्मूला से आपको आसानी होगा, अगर 4 एलील एक जीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या होगा और हेट्रोजाइगस पेयर क्या होगा, ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने का जो तरीका है, जो फॉर्मूला है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला पे आएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ जीनोटाइप कभी भी पूछे, नंबर ऑफ जीनोटाइप अगर पूछे तो कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ जीनोटाइप के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ जीनोटाइप की अगर बात करें तो नंबर ऑफ जीनोटाइप के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, n इंटू n प्लस 1 बाय 2। क्लियर स्टूडेंट? n प्लस n n इंटू n प्लस 1 बाई 2। एंड अब यहाँ पे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा आपके, मैम ये n क्या है, तो बिल्कुल सही बात है, हमें n के बारे में तो लिखना ही होगा। तो चलिए हम पहले n के बारे में लिख लेते हैं। n क्या है, तो बच्चों जैसा कि क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दिखा रहा है n, ये नंबर ऑफ एलील्स है, यानी कितने एलील्स क्वेश्चन में दिए गए हैं, दैट इज n। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देखिए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलील्स, यानी नंबर ऑफ एलील्स जो भी है वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे n। तो अब इसको पुट डाउन करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो n कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4, तो 4 इंटू 4 प्लस 1 बाय 2 क्या हो जाएगा बच्चों आंसर, देख लीजिए 4 है 5 बाय 2, 2 2 ज़ा 4 10, यानी नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने होंगे बच्चों, यहाँ पे 10 होंगे। क्लियर? अब अगर इसको आपको वेरीफाई करना है तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 3 एलील लिया था, तो अगर मान लीजिए नंबर ऑफ एलील 3 है, जस्ट हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व करते तो नंबर ऑफ एलील क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 3 इंटू 3 प्लस 1 बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ देख लीजिए 3 4 बाय 2, 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 6। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में को अगर आप देखिए तो वहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ जीनोटाइप, टोटल जो हमारा जीनोटाइप था वो कितना था, 6 ही था। मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने हैं, नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने हैं, सब कुछ, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर कितने हैं, ये भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर लिखा था और मैंने आपको काउंट करके बताया था ये सारे ये पेयर्स है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यही तरीका है जिससे आप, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला ज़रूरी है याद रहना। तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, कभी भी एलील दिया हो और नंबर ऑफ जीनोटाइप पूछ रहा हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, n इंटू n प्लस 1 बाय 2। अब पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ देखते हैं व्हाट विल बी द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। हेट्रोजाइगस पेयर के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ हम लिखते हैं नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। हेट्रोजाइगस पेयर की अगर हम बात करें तो इसके लिए बच्चों कुछ नहीं करना है, इसके लिए जो फॉर्मूला हम लिखेंगे n इंटू
n-1/2। ठीक है, यही फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला पे आपको नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर निकालना है। अब अगर ये कैलकुलेट करें, n यहाँ भी सेम है, नंबर ऑफ एलिल्स, तो यहाँ n हम पुट डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एलिल है क्वेश्चन में, तो 4 × 4 - 1/2, 2 2 ज़ा 4, ये तो हो गया आपका 2, 4 - 1 क्या हो जाएगा 3, तो 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ बच्चों हमारा जो रिजल्ट आया यानी नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर हम देख रहे हैं वो क्या आया 6। अब इससे भी हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 3 एलिल लिया था और उसके लिए हम लोगों ने नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर देखा था और नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर हमने लिखा भी था कौन कौन से है। ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए 3 एलिल होते तो 3 एलिल होते तो हम लोग क्या लिखते 3 × 3 - 1/2, तो रिजल्ट क्या आता 3 × 2/2। नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर कितने हो जाते 3, और कौन कौन से थे याद करिए, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्लियर बताया है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे समझाने का मोटिव ये था, एग्जाम में हमारे पास बहुत कम टाइम होता है, इसलिए जितना इजी ट्रिक्स आपको पता हो कुछ भी कैलकुलेट करने के, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो स्टूडेंट, इसीलिए नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने होंगे, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर कितने होंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, चलिए, जिन बच्चों ने बनाया वेरी गुड, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने अभी तक नहीं सॉल्व किया है खुद से, तो बच्चों प्लीज़ आप जो भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं उन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और मुझे ज़रूर सेंड कीजिए, और जो बच्चे मुझे सेंड नहीं कर सकते वो कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करिए। ठीक है ना। सो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं लिथैलिटी। अब हम बात करते हैं लिथैलिटी के बारे में। लिथैलिटी कहने का मतलब होता है, लिथैलिटी इज अ डेथ कॉजिंग जीन, मतलब ये एक वैसा जीन है जो कि किसी ऑर्गेनिज्म, किसी भी इंडिविजुअल के डेथ का कारण है। यानी ये जीन अगर डोमिनेंट या रिसेसिव जीन है, रिसेसिव डोमिनेंट लीथल जीन है या रिसेसिव लीथल जीन है, तो इसके कारण क्या होता है, डेथ होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। यानी लिथैलिटी का मतलब क्या है, इट इज डेथ कॉजिंग जीन इन होमोजाइगस। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, डेथ तभी होगा जब ये जीन होमोजाइगस कंडीशन में है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में है यानी एक जीन लीथल है दूसरा लीथल नहीं है, तो उस केस में नहीं होता है। बट डेथ किस केस में होता है, जब दोनों के दोनों जीन होमोजाइगस हो, या तो डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, तभी क्या होता है, डेथ होता है। ठीक है ना। तो डेथ कॉजिंग जीन इन होमोजाइगस डोमिनेंट और रिसेसिव कंडीशन आर लीथल जीन। लीथल जीन क्या है, डेथ कॉजिंग जीन है। कब, जब ये होमोजाइगस कंडीशन में, होमोजाइगस डोमिनेंट हो या होमोजाइगस रिसेसिव हो, इस कंडीशन में इसे हम क्या बोलते हैं, लीथल जीन बोलते हैं। एंड द कंडीशन इज कॉल्ड लिथैलिटी। और इस तरह का अगर कंडीशन आपको देखने को मिलता है तो दैट कंडीशन इज लिथैलिटी। क्लियर स्टूडेंट, ठीक है ना। सो यहाँ पे यही समझना है व्हाट इज लिथैलिटी। लिथैलिटी इज डेथ कॉजिंग जीन इन होमोजाइगस डोमिनेंट और रिसेसिव कंडीशन। अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो कि लिथैलिटी एक्चुअली में होता क्या और इसके कारण क्या होता है। सबसे पहला तो सेमी लीथल जीन देखिए, इसे हम सब वाइटल जीन बोलते हैं। ये जो है हमें क्रिपर चिकन, इसका बेस्ट एग्जांपल है। अब इसमें क्या हुआ था देखते हैं। एक्चुअली हुआ क्या है, ये क्रिपर चिकन जो है इसमें लीथल जीन मिलता है। यानी क्या करता है ये, विच मेक इंडिविजुअल हैंडीकैप, जो कि इंडिविजुअल को हैंडीकैप कर देता है। एंड ऐसा नहीं है कि हैंडीकैप करने के बाद भी ये जीन रुक जाता है, ये लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में उस इंडिविजुअल का डेथ होना तय है अगर ये जीन है प्रेजेंट। तो क्रिपर चिकन के केस में क्या हुआ था, हैंडीकैप के सेंस में तो इसका एक लेग जो था वो काफ़ी शॉर्ट होता है, जिसके कारण वो प्रॉपर तरीके से लैंड नहीं कर पाता है। ठीक है, आपको पता होगा चिकन इज़ अ बर्ड, ठीक है ना। सो बट इसमें ये था कि डेथ हो जा रहा था
कब? लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में। तो ये चीज श्योर है कि लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में क्या होगा? डेथ होगा ही होगा। तो होता क्या है, ये इंडिविजुअल को हैंडीकैप बना देता है एंड डेथ तो पहले ही मैंने आपको बताया लीथल जीन यानी डेथ होना तय है अगर डोमिनेंट या रिसेसिव कंडीशन में है, तो होमोजाइगस डोमिनेंट और रिसेसिव कंडीशन में है तो। फॉर एग्जाम्पल, अब इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल ऑफ लीथल्स, जैसे येलो लीथल इन माइस। माइस में लीथल जीन जो था वो येलो लीथल था, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं ये जो है कैपिटल वाई ये डोमिनेंट है, ठीक है ना। तो ये डोमिनेंट है और ये कौन सा जीन है? लीथल जीन है, येलो लीथल जीन है, ठीक है। और ये रिसेसिव है तो, और ये ब्राउन है, लेकिन ये लीथल नहीं है, ठीक है ना। तो हम यहाँ मेंशन करेंगे, यहाँ मेंशन करेंगे रिसेसिव, ठीक है। ये वाला है येलो यानी डोमिनेंट, ये लीथल जीन है, इस यहाँ इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया है, ये क्या है? लीथल जीन है, और ये नॉर्मल जीन है ब्राउन, ठीक है। अब इनके बीच क्रॉस कराते हैं, तो बच्चों यहाँ देखिएगा F1 जनरेशन में अगर हम क्रॉस कराते हैं इनके बीच तो क्या होता है? डोमिनेंट हमने लिया कैपिटल वाई और उसको हमने क्रॉस कराया स्मॉल वाई से, ठीक है ना। यानी ये जो है ये येलो लीथल है और ये क्या है? ब्राउन। तो हम अगर क्रॉस कराएंगे तो बच्चों आपको पता है सारा का सारा रिजल्ट क्या आएगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी इसमें जितने भी पेयर है वो हेट्रोजाइगस आएंगे, यानी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट यहाँ पे आएगा, हेट्रोजाइगस येलो आएगा, येलो। बट यहाँ पे ये डेथ कॉज नहीं करेगा क्योंकि होमोजाइगस होना चाहिए। डोमिनेंट अगर है यानी लीथल जीन है तो कैसा होना चाहिए? होमोजाइगस होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है? हेट्रोजाइगस है, तो ये कुछ कॉज नहीं करेगा। यहाँ पे हम लिख देंगे येलो, ठीक है। लीथल है बट डोमिनेंट नहीं, हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस येलो। ये इस पॉइंट को हम जरूर मेंशन करेंगे, ये क्या है? हेट्रोजाइगस, तो इसके कारण डेथ नहीं होगा। बट अब आते हैं F2 जनरेशन में। F2 जनरेशन में क्या कराते हैं बच्चों? प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने क्लियर बताया था। F2 जनरेशन के अंदर हम क्या करते हैं? जो रिजल्ट आता है F1 में उसी का सेल्फिंग कराते हैं, ठीक है ना। तो सेल्फिंग कराते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? कैपिटल वाई यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। फिर इसका हमने क्रॉस कराया, क्या मिला? कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगेन इसका हमने क्रॉस कराया, क्या मिला? कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और इसका हमने क्रॉस कराया स्मॉल वाई, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखिए तो ये जो है, ये देखिए, इसको अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे बच्चों यहाँ ये देखिए ये पूरा का पूरा डोमिनेंट लीथल है, डोमिनेंट येलो लीथल है। तो इस केस में क्या हो जाता है? यहाँ मेंशन करेंगे येलो लीथल, और ये क्या कॉज करता है? ये कॉज करता है डेथ। इसके कारण क्या होगा? डेथ। क्यों? क्योंकि ये होमोजाइगस लीथल जीन है, होमोजाइगस डोमिनेंट लीथल जीन है जिसके कारण ये हो रहा है, ठीक है ना। इसके बाद इस दोनों की बात करें, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगेन ये क्या है? हेट्रोजाइगस है, तो इसके केस में तो नहीं होगा, ठीक है। ये नॉर्मल होगा, येलो नॉर्मल, ठीक है। कैसा होगा? नॉर्मल। और ये क्या है? ये ब्राउन, ये भी क्या होगा? नॉर्मल होगा, ठीक है। यानी इसका जो रेशियो आएगा, अगर हम फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो फिनोटाइप अगर देखें तो क्या आ जाएगा? ऐसे तो होना चाहिए था क्या? 3:1, बट ये इसका डेथ हो जाता है तो हम लिखते हैं 2:1। जीनोटिपिक की बात करें तो 0:2:1। समझ में आ रही बात बच्चों? ठीक है ना। तो लिथैलिटी का मतलब लीथल जीन एक वैसा जीन है जिसके कारण अगर लीथल जीन डोमिनेंट या रिसेसिव, होमोजाइगस डोमिनेंट या रिसेसिव कंडीशन में है तो वो क्या करता है? वो पर्सन का डेथ कराता है, ठीक है ना। जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका डेथ कराता है। तो डेथ कॉजिंग जीन इज लीथल जीन एंड द कंडीशन जो उसका है उसे हम क्या बोलते हैं? लिथैलिटी बोलते हैं। समझ में आई बात? अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ह्यूमंस की बात करें,
इन ह्यूमंस में कौन कौन से लीथल जीन है, डोमिनेंट लीथल कौन कौन से हैं और रिसेसिव लीथल कौन कौन से हैं, इनके बस नाम, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ एग्जाम में नहीं आता है बच्चों, इसीलिए हम कुछ नाम लर्न करेंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए डोमिनेंट लीथैलिटी की बात करें, ठीक है ना, यानी जैसे कि मैंने आपको बताया लीथल जीन होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में भी हो सकता है और रिसेसिव में भी हो सकता है। तो डोमिनेंट लिथैलिटी की बात करें तो देखिएगा, पहला ह्यूटिंगटन स्कोरिया, ये वैसा डिजीज है जो कि किसके कारण होता है, लीथल जीन के कारण होता है, डोमिनेंट लीथल जीन के कारण होता है, किस में होता है, ह्यूमंस में होता है, ठीक है ना। तो कौन कौन सा है, पहला ह्यूटिंगटन स्कोरिया, दूसरा कुरू डिजीज, तीसरा इपीलोपिया, उसी तरह रेटिनोब्लास्टोमा। ये 4 डिजीज जो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, इन चारों डिजीज के नाम बच्चों आपको लर्न होने चाहिए कि कौन कौन सा ह्यूमन में डोमिनेंट लीथल जीन है, यानी डोमिनेंट लिथैलिटी का कंडीशन क्या है। तो ह्यूटिंगटन स्कोरिया, कुरू डिजीज, इपीलोपिया और रेटिनोब्लास्टोमा, ये 4 क्या हैं, ये 4 डोमिनेंट लिथैलिटी है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं रिसेसिव लिथैलिटी। रिसेसिव लिथैलिटी की बात करें तो इसमें देखिएगा, पहला है कॉन्जेंशियल इस्थायोसिस, ठीक है, उसी तरह दूसरा है टे सैक्स डिजीज और तीसरा है सिकल सेल अनेमिया। सिकल सेल अनेमिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, तो हम लोग इसके बारे में अभी पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। टे सैक्स डिजीज के बारे में बच्चों हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स के अंदर थोड़ा सा पढ़ा था। बायोमोलिक्यूल्स में हम लोगों ने देखा था कि टे सैक्स डिजीज क्यों होता है, रीज़न क्या था। तो आप एक बार फिर से 11th के बायोमोलिक्यूल्स को नोट्स को रिवाइज करिए, वहाँ देखिए कि मैंने क्या बताया था टे सैक्स डिजीज के बारे में, ठीक है ना। तो बस अभी इतना समझिए, ये कैसा, ये किसके कारण होता है, रिसेसिव लिथैलिटी के कारण ह्यूमंस के अंदर होता है, ठीक है ना। तो सो स्टूडेंट्स, डोमिनेंट लिथैलिटी पूछा जाए तो क्या क्या आ जाएगा, ह्यूटिंगटन स्कोरिया, कुरू डिजीज, इपीलोपिया, रेटिनोब्लास्टोमा। और रिसेसिव लिथैलिटी के बारे में पूछा जाए तो कॉन्जेंशियल इस्थायोसिस, टे सैक्स डिजीज और सिकल सेल अनीमिया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सिकल सेल अनीमिया के बारे में। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, सिकल सेल अनीमिया क्या होता है, व्हाट इज सिकल सेल अनीमिया। नॉर्मल पर्सन की अगर हम बात करें तो नॉर्मल पर्सन में जो सिकल सेल अनीमिया होंगे, अब जैसे उनके लिए जो जीनोटाइप हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख रहे हैं HB, ये नॉर्मल के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। ये जो जीन है ये हम किसके लिए लिख रहे हैं, नॉर्मल के लिए लिख रहे हैं। जो सिकल सेल अनीमिया के कैरियर है, यानी जिनमें सिकल सेल अनीमिया है नहीं बट उनका ट्रेट प्रेजेंट है, उनके लिए हम यूज करते हैं HBN और HB, यानी और क्या, सिकल सेल है तो S हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये सिकल सेल अगर इस तरह का दिया हुआ है तो ये सिकल सेल अनीमिया के पेशेंट नहीं है बट कैरियर है सिकल सेल के, ठीक है, और ये नॉर्मल के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब सिकल सेल अनीमिया जिनको है उनका जो ट्रेट होता है वो कैसा होता है, HBS। ये सिकल सेल अनीमिया का क्या है, ट्रेट है। इसके कारण क्या होता है, डेथ होता है। ये तो आपको अच्छे से पता होगा कि सिकल सेल अनीमिया क्या होता है। चलिए फिर से हम यहाँ पे देखते हैं, ऐसे मैंने आपको बताया हुआ है 11th के अंदर व्हाट इज सिकल सेल अनीमिया। अनीमिया नाम से ही समझ में आ रहा होगा क्या है इसका मतलब, होता क्या है, एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का जो चेन है, बायोमोलिक्यूल्स में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है हेमोग्लोबिन के कौन कौन से चेन है, ठीक है ना, अल्फा चेन और बीटा चेन, ठीक है ना, कितने हैं वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, अमीनो एसिड्स कितने होते हैं उनमें वो भी हम लोगों ने डिस्कस करा हुआ है, तो हम लोग उस पार्ट में नहीं जाएंगे, अभी बस इतना समझिए। एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन होता क्या है, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। होता क्या है, जैसे बच्चों हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है, ये क्या लिख रहे हैं हम लोग, नाइट्रोजिनस बेस पेयर लिख रहे हैं, ठीक है। ये
क्या है ये भी हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स में डिस्कस किया है, और ये आगे भी हम लोग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अभी बस आप इतना समझिए, नाइट्रोजिनस बेस पेयर है, यानी 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन में होता क्या है। ये जो आप देख रहे हैं पायरामिडीन, यानी ये जो है ये डीएनए है, डीएनए का हम एक ही लिख रहे हैं 6th पोजीशन का, ठीक है, CTC, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम लोग, अगेन CAC, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इससे इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो इसे हम ये मान लीजिए क्या है, पायरामिडीन है, यहाँ पे क्या है, और उसी तरह हम यहाँ पे भी लिख रहे हैं, ठीक। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, जो CTC है हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि होता क्या है, ये जो जैसे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ये डीएनए है, अब इसका क्या होगा, कन्वर्जन होगा। तो C जो है वो पेयर करता है किसके साथ, ऑलवेज पेयर विथ ग्लूटामीन, ठीक है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ये अब mRNA में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो G, T किस में कन्वर्ट होगा, A में, और C अगेन G, यानी ये आपको यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये क्या है, mRNA, ठीक है, mRNA, क्लियर। GAG मतलब पेयर होता है, G हमेशा क्या, C हमेशा यानी साइटोसिन ग्वानिन के साथ पेयर करता है, इसी तरह T A के साथ और C G के साथ, ठीक है। तो ये आपको क्या फॉर्म कर रहा है, ग्लूटामिन, ये क्या फॉर्म कर रहा है, ग्लूटामिन। होता क्या है, जब सिकल सेल अनीमिया पेशेंट होते हैं तो उनके केस में क्या होता है, ये जो mRNA है ये ग्लूटामिन ना बना करके बना देता है वेलिन, जिसके कारण जो हेमोग्लोबिन का शेप है वो क्या, आरबीसी का जो शेप है वो सिकल शेप हो जाता है, जिसके कारण वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाते हैं, और ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएंगे तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, और उसके कारण क्या होता है, अनीमिया होता है, ठीक है ना। इसीलिए इसका नाम दिया गया सिकल सेल अनीमिया। यानी यहाँ पे क्या होता है, ये तो C था ही, C कन्वर्ट किया G में, बट A जो था ये यूरासिल में कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, यूरासिल में, और अगेन CG, ठीक है। तो ये क्या बना दिया, ये बना दिया वेलिन, क्या बना दिया, वेलिन। समझना यही है हमें बच्चों, हुआ क्या, अब हम इसे एक बार यहां समझते हैं। इट इज ड्यू टू सब्सटीट्यूशन ऑफ 6 अमीनो एसिड ऑफ बीटा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन, बीटा हेमोग्लोबिन चेन के 6th पोजीशन पे क्या हुआ है बच्चों, ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन, सब्सटीट्यूट हो गया है ग्लूटामिक एसिड किससे, वेलिन से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एज अ रिजल्ट जिसके कारण क्या हुआ है, आरबीसी कैसा हो जा रहा है, सिकल शेप का हो जा रहा है, आरबीसी कैसा हो जा रहा है बच्चों, सिकल शेप का हो जा रहा है, एंड लूजेज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कॉजिंग डेथ ऑफ द पर्सन, जिसके कारण क्या हो रहा है, उस पर्सन का डेथ हो रहा है। समझ में आ रही बात बच्चों, ठीक है ना। यानी हुआ क्या, जो ग्लूटामिक एसिड था वो ग्लूटामिन में यानी ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट ना हो करके वहाँ पे वो वेलिन में कन्वर्ट हो गया, जिसके कारण आरबीसी का शेप चेंज हो गया। और आरबीसी का फंक्शन क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन को कैरी करना, ठीक है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराना। तो वो जो पावर था उसने लूज कर दिया, जिसके कारण उस पर्सन का क्या हो गया, अब ऑक्सीजन ही नहीं हमारे ब्लड सेल्स को मिलेगा तो क्या होगा बच्चों, हम डेथ हो जाएगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए, उसी से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो क्या किसका कारण हुआ, डेथ का कारण हुआ। समझ में आई बात बच्चों, ठीक है ना। एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द कैरियर पर्सन फॉर सिकल सेल अनीमिया, अगर सिकल सेल अनीमिया के पेशेंट को क्या है, सिकल सेल कैरियर अगर है कोई, तो वो मलेरिया रेसिस्टेंट होता है। इससे बहुत बार नीट में क्वेश्चन आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो सिकल सेल अनीमिया कैरियर है वो मलेरिया रेसिस्टेंट होता है, क्योंकि ये इस तरह का शेप कर देता है कि मलेरिया जो है, ये अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाता है, जस्ट बिकॉज जो शेप है आरबीसी का वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो इसी कारण से ऐसा होता है, इस पॉइंट को याद रखना है हमेशा। जो सिकल सेल अनीमिया कैरियर पेशेंट है उनको कब मलेरिया नहीं हो सकता, वो मलेरिया रेसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। अब
नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। व्हाट इज प्लियोट्रॉपिक जीन, समझते हैं। प्लियोट्रॉपिक जीन क्या है? वन जीन कंट्रोलिंग मोर देन वन कैरेक्टर। अगर एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तो उस तरह के जीन को हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। यानी एक जीन, ठीक है ना, वन जीन कंट्रोलिंग मतलब एक जीन पे एक से ज्यादा कैरेक्टर प्रेजेंट है। जैसे अभी तक हम जानते थे ना, प्लांट हाइट, क्रोमोसोम नंबर इतने पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे, अगर एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन, एंड द कंडीशन इज प्लियोट्रॉपिज्म। और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपिज्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करते हैं पी प्लांट में, ठीक है, हमने एग्जाम्पल लिया पी प्लांट का। तो सिंगल जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 1 पे जो सिंगल जीन प्रेजेंट था वो कंट्रोल कर रहा था फ्लावर और सीड कलर को, ठीक है। किसको कंट्रोल कर रहा था? फ्लावर और सीड कलर को, एज वेल एज रेड स्पॉट ऑन लीफ। लीफ पे जो रेड स्पॉट थे, दो कैरेक्टर को, एक तो फ्लावर का कलर और सीड का कलर, ठीक है। उसके साथ साथ ये रेड स्पॉट, लीफ पे रेड स्पॉट मिलेगा, इसे भी कंट्रोल कर रहा है। यानी दो, एक तो कलर, उसके बाद रेड स्पॉट ऑन लीफ, यानी फ्लावर का भी कलर है, सीड का भी कलर है, रेड स्पॉट ऑन लीफ ये भी है। तो एक सिंगल जीन है जो कि इन सारे के सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, मतलब सारे के सारे कैरेक्टर्स जीन पे प्रेजेंट है, तो इसे हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपिज्म, ठीक है। फिर सिंगल जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 7, अगर आपको याद हो तो पी प्लांट में हम लोगों ने देखा था क्रोमोसोम नंबर 7 पे क्या क्या कैरेक्टर्स थे? कंट्रोल सीड शेप को भी कंट्रोल कर रहा था, एज वेल एज साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, स्टार्च ग्रेन के साइज को भी ये कंट्रोल करता है। तो आप देख रहे हो क्रोमोसोम नंबर 7 पे यानी सिंगल जीन प्रेजेंट है और वो जीन दो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। कौन कौन सा? सीड शेप को और उसके साथ साथ स्टार्च ग्रेन के साइज को, ठीक है। फिर ड्रोसोफिला की बात करते हैं। ड्रोसोफिला में क्या हो रहा है? ड्रोसोफिला में अगर हम देखें तो सिंगल रिसेसिव जीन फ्रॉम वेस्टिजियल विंग्स also control length of the body and development of reproductive structure। यानी सिंगल जीन फ्रॉम वेस्टिजियल विंग्स, इसमें जो सिंगल जीन है वो क्या क्या कंट्रोल कर रहा है? बॉडी का लेंथ भी कंट्रोल कर रहा है और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को भी कंट्रोल कर रहा है। समझ में आई बात बच्चों? मेरा समझाने का मकसद यही है, मतलब बताने का मकसद यही है। प्लियोट्रॉपिक जीन कहने का मतलब वैसा जीन जो एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता हो, दैट इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन एंड द कंडीशन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिज्म। क्लियर? नेक्स्ट, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की बात करते हैं। व्हाट इज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस? समझते हैं यहां से। देखिए, इसे हम दो चीज बोल रहे हैं, एक तो मैटरनल इनहेरिटेंस और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। दो चीजें हैं, पहला मैटरनल इनहेरिटेंस और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। बच्चों आपको याद होगा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मैंने किसी का एक्सेप्शन बताया था, अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो एक बार प्रीवियस लेक्चर देखिए। रेसिप्रोकल क्रॉस जो मैंने बताया था उसमें मैंने क्लियरली बताया था रेसिप्रोकल क्रॉस मतलब क्या होता है, जब हम सेक्स को रिवर्स कर देते हैं तो तब क्रॉस कराते हैं तो कोई चेंज नहीं होता था, बट साइटोप्लाज्मिक के केस में क्या होता है? चेंज होता है। चलिए देखते हैं क्या चेंज होता है। सबसे पहले हम समझते हैं होता क्या है। व्हाट इज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस? पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ड्यू टू जीन्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो जीन प्रेजेंट है उसके कारण इनहेरिटेंस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा जीन। एंड टोटलिटी ऑफ साइटोप्लाज्मिक जीन, पूरा का पूरा जो साइटोप्लाज्म में जीन प्रेजेंट है एक साथ, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मोन। व्हाट वी कॉल? प्लाज्मोन। कॉल्ड एज मैटरनल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है? जो इनहेरिटेंस होता है वो मैटरनल होता है, यानी मदर से भी हो सकता है, इसीलिए मैटरनल इनहेरिटेंस बोल रहे हैं। बिकॉज मतलब इन ज़्यादातर केसेस में देखने को मिल रहा था कि जो फिनोटाइप है ऑफस्प्रिंग का
वो कौन डिसाइड कर रहा है, वो डिसाइड कर रही है फीमेल पेरेंट। दैट्स वाई साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को हम बोल रहे हैं मैटरनल इनहेरिटेंस, ठीक है ना, कॉल्ड एज मैटरनल इनहेरिटेंस बिकॉज द फिनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग आर डिसाइडेड बाय द जीनोटाइप ऑफ फीमेल पेरेंट। फीमेल पेरेंट के जीनोटाइप के कारण जो ऑफस्प्रिंग है उसका फिनोटाइप डिसाइड हो रहा है। दैट्स वाई क्या हो रहा है, इसे हम बोलते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब टाइप्स, इसके बड़े सारे टाइप है। पहला है प्री डिटर्मिनेशन। इस केस में हुआ क्या, हेरिडिटी यूनिट क्या है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में जो हेरिडिटी यूनिट है वो क्या है, वो पता नहीं था, अननोन रहा, ठीक है। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन नहीं पता चला। एग्जाम्पल से समझते इसमें हुआ क्या था। सेल कॉइलिंग इन फ्रेश वाटर स्नेल। फ्रेश वाटर स्नेल में आप देखते हो कि जिस तरह से कॉइलिंग होता है, इसे हम बोलते हैं लिम्निया प्रेगेरा, ठीक है ना, साइंटिफिक नेम। इसमें दो तरह का कॉइलिंग होता है, एक कैपिटल डी इसे हम डेक्स्ट्रल कॉइलिंग बोलते हैं, ये डोमिनेंट है। यहाँ लिखना डोमिनेंट सही भी नहीं है, बस समझिए कैपिटल डी डेक्स्ट्रल कॉइलिंग और स्मॉल डी सिनिस्ट्रल कॉइलिंग। तो हुआ क्या, क्रॉस जब कराया गया तो F1 जेनरेशन में जब क्रॉस कराएगा बच्चों, तो F1 जेनरेशन में क्या हुआ, जो मेल पेरेंट था उसको दिया गया कैपिटल डी यानी डेक्स्ट्रल कॉइलिंग, और जो फीमेल पेरेंट थी उसे दिया गया स्मॉल डी यानी सिनिस्ट्रल कॉइलिंग, ठीक है। और इनके बीच क्रॉस कराया गया तो क्या मिला, कैपिटल डी स्मॉल डी, ठीक है। क्या मिला, कैपिटल डी स्मॉल डी, यानी ये जो था ये क्या था, इसमें सारे के सारे क्या मिले, ऑल डेक्स्ट्रल कॉइलिंग, ठीक है। इसमें क्या हुआ, डेक्स्ट्रल हुआ, नॉर्मल। अब हुआ क्या, जब सेक्स को रिवर्स कर दिया गया, यानी रिवर्सल ऑफ सेक्स, सेक्स को जब क्या किया गया, रिवर्स कर दिया गया, तो हुआ क्या, यानी फीमेल को दिया गया फीमेल को दिया गया कैपिटल डी और क्रॉस कराया गया, और मेल को दिया गया स्मॉल डी, ठीक है। तो जब क्रॉस कराया गया तो रिजल्ट क्या आया, अब यहां जो मिला रिजल्ट, ऑल सिनिस्ट्रल कॉइलिंग, समझ में आई बात, ऑल सिनिस्ट्रल कॉइलिंग। यानी इस केस में क्या हो रहा है, अगर आप सेक्स को रिवर्स कर रहे हो तो रिजल्ट जो है वो क्या आ जा रहा है, चेंज आ जा रहा है, रिजल्ट चेंजेस। यही एक्सेप्शन था ना रेसिप्रोकल क्रॉस का, ठीक। तो ये क्या हो गया, चेंज हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्री डिटरमिनेट। ऐसा क्यों हुआ, इसका हेरिडिटरी यूनिट साइटोप्लाज्म में क्या था, ये अननोन है। तो ये पहला टाइप साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का। नेक्स्ट अब देखते हैं स्टूडेंट, आगे हम लोग देख रहे हैं दूसरा जो टाइप है, इसे हम बोलते हैं ड्यूरो मॉडिफिकेशन। इसमें क्या हुआ, जो हेरिडिटरी यूनिट है साइटोप्लाज्म का, वो इन्फेक्शियस एजेंट्स थे। क्या थे, इन्फेक्शियस एजेंट। कौन कौन से एजेंट्स थे देखते हैं, जैसे सिग्मा पार्टिकल इन ड्रोसोफिला के अंदर जो हेरिडिटरी यूनिट था वो क्या था, उस केस में हेरिडिटरी यूनिट अननोन था, बट फिर आया ड्यूरो मॉडिफिकेशन, इसमें हेरिडिटरी यूनिट का पता चला, वो क्या थे, इन्फेक्शियस एजेंट। तो ड्रोसोफिला में वो क्या था, सिग्मा पार्टिकल क्या है, तो वायरस, ठीक है। उसी तरह कप्पा पार्टिकल इन पैरामीशियम में हेरिडिटरी यूनिट क्या था, कप्पा पार्टिकल। अब ये कप्पा पार्टिकल क्या है बच्चों, तो बैक्टीरिया जिसका नाम है सीडोबैक्टर टेनियोस्पायरलिस, क्लियर। फिर सेंसिटिव स्ट्रेन की बात करें तो ये विदाउट कप्पा पार्टिकल, यानी ये एक ऐसा स्ट्रेन है जिसमें कप्पा पार्टिकल नहीं मिलता है। दूसरा किलर स्ट्रेन कंटेन्स, इसमें कप्पा पार्टिकल मिलता है। कप्पा पार्टिकल कहने का मतलब क्या, बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है।
सिक्रीट्स पैरामीसिन, क्या सिक्रीट करता है, पैरामीसिन, एंड किल अदर पैरामीशियम, और दूसरे पैरामीशियम को क्या करता है, किल करता है। तो ये सारे इन्फेक्शियस एजेंट एज अ हेरिडिटरी यूनिट मिले साइटोप्लाज्म के अंदर ड्यूरो मॉडिफिकेशन टाइप्स में, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना है। फिर कुछ ऑर्गेनलर, मतलब तीसरा टाइप अगर देखा जाए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का, तो ऑर्गेनलर इनहेरिटेंस भी था। कुछ ऑर्गेनल के कारण भी इनहेरिटेंस हो रहा है जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो कि उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं बता रहे हैं। जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे बता दिया गया, लर्न करना जरूरी। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्यों रेसिप्रोकल क्रॉस को हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, रेसिप्रोकल क्रॉस का एक्सेप्शन है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। क्लियर? तो विथ दिस हमारा जो आज का लेक्चर है वो एंड होता है, और इस लेक्चर में जो कुछ भी आपको बताया गया है उसको आप लर्न कीजिए, समझिए, और सारे के सारे लेक्चर्स को देखिए, जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको करिए। और फिर हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो फिर हम लोग जीन इंटरैक्शन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम वही देखेंगे, व्हाट इज जीन इंटरैक्शन, और फिर आगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो विद दिस हम अपना आज का लेक्चर एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।